हाय बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैंने यानी कि सोमवार के इस शाम में 8 बजे लाइव क्लास देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ देर तक लाइव चलने के बाद 5 से 7 मिनट तक पता नहीं यूँ ही कुछ कारणवश लाइव क्लास नहीं हो पाया। अब जो भी तकनीकी गड़बड़ियाँ हो, जो भी मुझे वो पता नहीं चला। मैंने तो 1 घंटे से ऊपर का लाइव क्लास दिया था, लेकिन वह लाइव क्लास 5 से 7 मिनट तक चला, लेकिन वो बंद हो गया। तो बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैप्टर को YouTube पे देख लें और आप इसको याद कर लेंगे। कल आपको फिर टास्क मिलेगा। लाइव क्लास में मैं कोशिश करूँगा फिर से कि कहाँ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, क्या जो है प्रॉब्लम्स है, इसको मैं देख लूँगा। यद्यपि मैंने वाईफाई लगवाया है आप लोगों के लिए, आपको लाइव क्लास, हिंदी के लाइव क्लास देने के लिए इंग्लिश भी लाइव क्लास दूंगा बच्चों। हिंदी इंग्लिश दोनों अलग अलग लाइव क्लास रहेगा, तो वो सब रहेगा। लेकिन आ जाइए बच्चों, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे संपूर्ण क्रांति। 2 चैप्टर शुरू की कहानी का, 2 काव्य खंड का ये हो चुका है। काव्य खंड में आपको सूरदास का और इसका क्या कहते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी का करबक आप पढ़ चुके हैं। उसने कहा था भी, मैंने आपको पढ़ाया था और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव में। आ जाइए, जयप्रकाश नारायण के जो जीवनी है, सबसे पहले तो हम उसको पढ़ लेते हैं और फिर हम उस पर आधारित जो उनकी सारांश मैंने लिखा है, जो मैं शॉर्टकट में महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, उनको मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप आइए पढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचित नहीं कहिए, ये पटना में दिए गए संपूर्ण क्रांति चैप्टर से एक महत्वपूर्ण अंश हम आपको बताएंगे। उसको पढ़ने से पहले आप जयप्रकाश नारायण के इस जीवनी को पढ़िए। सबसे पहले आप दिगंत भाग 2 को आप जो हैं निकाल लीजिए। दिगंत भाग 2 का 3रा चैप्टर जयप्रकाश नारायण का। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हिंदी के 12वीं क्लास के हिंदी के 3रे चैप्टर को हम आज पढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर को आप उल्टा लेंगे सामने में और उसके महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते चलेंगे, पढ़ते भी चलेंगे और फिर हम लोग जो हैं आगे बढ़ते चले जाएंगे तेज़ी से। आइए, जयप्रकाश नारायण का सबसे पहले जीवनी पढ़िए। 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था और निधन 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। समझ गए? यानी कि 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म और 8 अक्टूबर 1979 को इनकी मृत्यु हुई थी। इसको आप देख लीजिएगा। जन्म और मृत्यु बच्चों पूछता रहता है। जन्मस्थल सिताब दियारा के गांव में, सिताब दियारा नामक गांव में, उत्तर प्रदेश में। आजकल वो बसा हुआ है बलिया उत्तर प्रदेश और बिहार के सारण जिले के क्षेत्र में। वो जिला पहले था, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनका बाउल था। बाउल पूछा गया है बच्चों, इसको आप इसको ज़रूर याद कर लेंगे। माता का नाम फूलरानी और पिता का नाम हरसुध दयाल इनके पिता का नाम था हरसुध दयाल। पत्नी का नाम प्रभावती देवी थी। शिक्षा इन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से प्राप्त किया। देखिए क्या क्या है कि आरंभिक शिक्षा घर पर ही, फिर पटना कॉलेजिएट कॉलेज में, पटना में दाखिल हुए। यहीं बिहार के हिंदी की वर्तमान स्थिति पर उन्होंने अपना विषय पर कुछ लिखा भी। पुरस्कार भी उनको सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ था उस टाइम में। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश हुआ। ये सब तमाम बातें आपको एक बार किताब से पढ़ लेनी चाहिए, ज़्यादा इस पर नहीं आपको जाना है। राजनीतिक जीवन उन्होंने कहाँ कहाँ किया सो देखिए। 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए और 1932 में स्वगीय आंदोलन के दौरान जेल भी गए। जेल से निकलने के बाद वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी किया। तो सोशल से संबंधित चीज़ों पर वो
बहुत ही जागरूक रखते थे। हाँ, आज़ादी के बाद 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान भी दिया। सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में उन्होंने योगदान भी दिया। और 1974 में छात्र आंदोलन का जो पटना में महा संपूर्ण क्रांति हुई थी, पूरे भारत नहीं बल्कि विश्व में मार्टिन लूथर किंग की तरह जो भाषण दिया था मार्टिन लूथर किंग 1963 ईस्वी में, और पूरे विश्व में नाम कर गए, उसी तर्ज पर ये भी क्या कहते हैं, जयप्रकाश नारायण भी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 8 जो है, नहीं कह लीजिए 5 जून कहिए, 5 जून 1974 को जो उन्होंने भाषण दिया था वो पूरे विश्व में लोकप्रिय हुआ। और बच्चों इसमें आगे कुछ खास नहीं है। और क्या है, आपातकालीन के दौरान वो कई बार जेल भी गए। कृतियाँ यानी कि किताब इन्होंने लिखा रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय राजनीति का पुनर्निर्माण, उन्होंने नाम का एक किताब लिखी जो कि बहुत लोकप्रिय है। और कविताएँ भी लिखी, डायरी एवं निबंध भी लिखे उन्होंने। मतलब एक प्रतिभाशाली सर्वतोमुखी व्यक्तित्व के धनी जयप्रकाश नारायण आपको बिहार के इस पावन धरती पर जन्म लेते हैं और दुनिया में वह काम कर जाते हैं जो बहुत कम लोग करते हैं और विरले लोग ही कर पाते हैं। सम्मान इनको 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेस अवार्ड सम्मान मिला था 1965 में। और भारत रत्न का सम्मान, जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, वह है 1998 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। मरणोपरांत इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। तो ये जो मैग्सेस सम्मान पुरस्कार है बच्चों, विश्व स्तर पर दिया जाता है और उनको विश्व के जो टीम होती हैं मैग्सेस टीम की, वो उनको पुरस्कार देती हैं। तो विश्व के लेवल पर मैग्सेस पुरस्कार और भारत के लेवल पर भारत रत्न जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो मिला था। तो एक छोटा सा परिचय, आप इनका निश्चित रूप से 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण के बारे में। अब आइए इनके संपूर्ण क्रांति के ऐतिहासिक भाषण का अंश जो है वो, ये जो प्रस्तुत संपूर्ण क्रांति है बच्चों, ये है 5 जून 1974 को दी गई गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश आपको मैं निबंध, ये क्या कहते हैं, सारांश के रूप में हम लोग लेंगे। पूरा चैप्टर आप घर पर रहें तो बैठ करके पढ़ लें, ताकि हम जो शॉर्टकट और सारांश टाइप का आपको देंगे वो याद हो सकता है। उसके बाद संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित भी हुआ संपूर्ण क्रांति। इस संकलित अंश में उनकी एक छोटी सी झलक भी मिलती है कि वो किस टाइप के लोग थे, है ना। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन से विराट रूप धारण कर लिया। और छात्र आंदोलन का 1974 ईस्वी में जो उन्होंने आंदोलन किया, उसके बाद पटना के गांधी मैदान में फिर से वैसी भीड़ इकट्ठी नहीं हुई आज तक, वैसी भीड़ बिल्कुल नहीं हुई। तो आपको मैं लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ाऊँगा। आइए कहानी में ये क्या भाषण उन्होंने दिया था, मैं आपको इसी का प्रस्तुत किताब से, आप किताब का अंश बाद में पढ़ लेंगे, मैं उसका मेन पॉइंट लेते जाता हूँ और आपको पढ़ाते जाता हूँ। आइए संपूर्ण क्रांति के शीर्षक निबंध का जो शीर्षक है संपूर्ण क्रांति को, उसके निबंध को हम लोग प्रस्तुत करते हैं और उसको जानते हैं क्या था। सन 1974 में पटना के गांधी मैदान में छात्र संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं तथा नागरिकों की अपार भीड़ को संबोधित करते हुए जयप्रकाश नारायण ने जो भाषण दिया था, उसी का एक छोटा सा अंश इस किताब में आपको दिया हुआ है और उस अंश को हम लोग इस लेख में पढ़ रहे हैं। इसमें तत्कालीन भ्रष्टाचार लिप्त कांग्रेसी सरकार के विरुद्ध उमरे जन आक्रोश के आंदोलन का नेतृत्व करते हुए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। तो बच्चों, यह जो संपूर्ण क्रांति है, ये 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पर उन्होंने भाषण और अपना विचार प्रस्तुत किया। और उस समय में जो कांग्रेस की जो भ्रष्ट नीति थी, जो भ्रष्टाचार में सभी लोग लिप्त थे, उनको उजागर
इन्होंने अपने भाषण से, अपने कार्य से, अपने चीज़ों से किया और लोगों को जगाने का प्रयास किया। और इस आलेख में यानी इस लेख में जो है चुनाव सुधार के चुनाव कैसे सुधारा जाए, चुनाव में इतने सारे खर्च होते हैं तो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, उसको कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें वो अपने भाषण में शामिल किए। जन संघर्ष समितियों के कार्य आदि के से संबंधित चीज़ों को, जन आंदोलन मतलब जनताओं का आंदोलन, जो जनता को पीड़ित इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं, जनता को जो कष्ट मिल रहा है एक शासन में, कांग्रेस के भ्रष्ट शासन में, उनके ऊपर उन्होंने चर्चा किया। और यह भाषण मार्टिन लूथर किंग की तरह पूरे भारत ही नहीं विश्व में फैला। और बच्चों में बताना चाहूँगा कि पहली बार कांग्रेस की सरकार को झटका लगा 1977 के चुनाव में, उस आंदोलन के बाद। और सत्ता पर जो काबिज पिछले 1947 साल से कांग्रेस सरकार सत्ता पे काबिज थी, वह 77 में जयप्रकाश नारायण के प्रयास से वह पदच्युत हुई। मीन्स वह अपने पद से मतलब हाथ धोना पड़ा कांग्रेसियों को, कांग्रेस के लोगों को। तो बच्चों आइए क्या क्या विचार प्रस्तुत करते हैं इस भाषण के माध्यम से, हम लोग उसको पढ़ते हैं। इस अंश में, भाषण के संबंध में सबसे पहले उन्होंने नेतृत्व के संबंध में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया कि उनका नेतृत्व क्या है। उन्होंने छात्र संघर्ष समिति के सदस्यों से कहा था कि वे मार्गदर्शन करेंगे, नेतृत्व नहीं। यानी कि संघर्ष कमेटी जो थी, छात्र लोगों का जो आंदोलन की कमेटी थी, उस लोगों से उन्होंने कहा कि मैं मार्गदर्शन नहीं करूँगा, नेतृत्व नहीं करूँगा, मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ। मगर बहुत आग्रह करने पर इस शर्त के साथ तैयार हुए कि वे सबकी राय लेंगे, मगर फैसला वे खुद करेंगे और सबको मानना होगा। मैंने छात्र जो आंदोलन थे उसका सभी लोगों ने उनको पुरजोर कोशिश किया कि आप इसका नेता बन जाइए, इस छात्र नेता का, ये छात्र आंदोलन का आप एक मेन आदमी बन जाइए। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद उन्होंने अपना एक ये रखा, अपना एक विचार रखा, मैं एक्सेप्ट तो कर लूँगा, मैं छात्र नेता बनने को तैयार हूँ, नेतृत्व करने को तैयार हूँ, लेकिन कि आपको मेरा फैसला जो है मानना पड़ेगा। हम सबका राय लेंगे लेकिन फैसला हम खुद करेंगे। अगर कोई उन्हें डिटेक्ट करना चाहेगा, यानी कि उनको अपने कार्य से हटाना चाहेगा या कार्य से वह अलग होना चाहेगा, तो क्या होगा, वे इससे अलग हो जाएंगे, उसमें काम नहीं करेंगे। ऐसी उनकी विचार थी। और फिर उनका मानना था कि डिस्टर्ब करने वाले लोग जो होंगे, अगर मुझे परेशान किया तो मैं उनसे, उस आंदोलन से अलग हो जाऊंगा। जयप्रकाश जी ने अपने अमेरिका प्रवास का उल्लेख करते हुए कहा कि वहाँ मैं घोर कम्युनिस्ट था, लेकिन भारत आने पर आज़ादी की लड़ाई में लेनिन के सीख के कारण सम्मिलित हुआ। यानी जब वो अमेरिका में प्रवास कर रहे थे, मतलब अमेरिका में पढ़ाई के लिए गए थे, उस समय वो वहाँ रह रहे थे, तो वहाँ कम्युनिस्टों से, जो कम्युनिस्टवादी थे, जो रूस की सोच उस समय में हावी था, वो कम्युनिस्ट का था वो सोच, तो कम्युनिस्ट के ज़बरदस्त समर्थक थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के। अब क्या होता है कम्युनिस्ट विचारधारा, ये आपको बाद में बताएंगे। कम्युनिस्ट विचारधारा की क्या मतलब है, उसमें अब फिर उसमें जाएंगे हम लोग, उस विचारधारा को समझेंगे तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। इसलिए समझिए कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों का अमेरिका में मानते थे, लेकिन भारत आने पर आज़ादी की लड़ाई में लेनिन की सीख के कारण सम्मिलित हुआ। यानी कि भारत जब आ गए तो यहाँ का व्यवस्था देख करके उनको बड़ा तरस हुआ, और फिर भारत की राजनीति में वो कूदे तो नहीं, लेकिन छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए। और आप जानते ही हैं कि कितना बड़ा ऐतिहासिक भाषण के साथ साथ वो आंदोलन पूरे भारत को बदल दिया। फिर कि आगे है बच्चों, लेनिन का कथन है कि जो देश गुलाम है वहाँ की आज़ादी की लड़ाई में कम्युनिस्टों को अवश्य भाग लेना चाहिए। माना जहाँ जहाँ देश गुलाम है, लेनिन ने कहा था उस टाइम में। लेनिन का, रूस के जो एक प्रमुख नेता थे लेनिन,
उनका कहना था कि वहाँ कम्युनिस्टों को भाग लेना चाहिए और उसको आज़ाद करना चाहिए, उस देश को मुक्त करवाना चाहिए आज गुलामी से। भले ही उसका नेतृत्व युवा क्लास के हाथ में या युवा वर्गों के हाथ में क्यों ना हो जाए। युवा वर्ग के हाथ में, युवा में इतनी शक्ति होती है बच्चों कि वह कुछ भी कर सकता है, वह कुछ भी हासिल कर सकता है। आप में इतनी शक्ति होती है, आप में इतना जुनून होता है, जोश होता है। मैं आपको बताता चलूँ कि एक जो बच्चों, मैंने छोटी सी कहानी लाइव क्लास में दे रहा था लेकिन वो अधूरा रह गया, तो चूँकि लाइव पूरा हो नहीं पाया, तो उसमें मैंने कहा था कि आदमी को उनका जो असली रूप है, असली ताकत है, उनको समझ में ही नहीं आता है। अगर आप समझ जाते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आपको एक्सेप्ट हो जाता, अगर आप ये बात मानने को तैयार होते हैं कि मेरे अंदर जो शक्ति है वह एक ऐसी शक्ति है जिसके सहारे हम दुनिया के किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं, अगर ये बात आपको पता चल जाता है तो दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं बच्चों। आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में व्यक्तित्व बना सकते हैं जो अभी तक किसी ने नहीं किया है और कोई भी महान काम किया है। क्या वो भगवान के घर से पहले से करके आते हैं? जी नहीं, यहाँ पे संघर्ष करके वो आगे बढ़ते हैं। बच्चों, एक ही बात समझिए कि लाइफ है, टेंशन तो होगी, और टेंशन होगी तो जीवन को जीना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और जब मुश्किल नहीं आए जीवन में तो जीने का क्या मज़ा है। आप रोड पे चलते हैं, रुखरे रोड पे, और अचानक से किसी नेशनल हाईवे पे आते हैं तो मज़ा और है, लेकिन हमेशा नेशनल हाईवे पे ही चलेंगे तो रोड, जो रुखरा रोड है, उसमें जो कष्ट होता है वह आपको पता नहीं चलेगा। तो बच्चों, जीवन में संघर्ष मिले उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए। यही तो जीवन है, यही तो जीवन का सार है कि बिना संघर्ष किए किसी को तख्तो-ताज नहीं मिलता। याद रखिए इस बात को। तख्तो-ताज मीन्स मंजिलें, इत्यादि इत्यादि। आइए नेक्स्ट जो सारांश में है, उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों को उल्लेख करते हुए कहा कि शांतिमय प्रदर्शन के लिए हजारों लोग पूरे राज्य से आ रहे हैं और सारे कांग्रेसी मुझे यह सबक सिखाते रहे कि छात्रों के आंदोलन से लोकतंत्र पर खतरा उत्पन्न हो गया है। उन्होंने भाषण में कहा, हजारों लाखों लोग पूरे राज्य से, पूरे देश से पटना के उस गांधी मैदान में, ऐतिहासिक मैदान में आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेसी लोग हमें यह सबक सिखाते हैं कि ये जो छात्र लोग हैं वह क्या करते हैं, वह लोकतंत्र के लिए खतरा हो गए। आप इसमें भाग न लें। वो कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण को कि आप इसमें भाग न लें। वे बहुत कुपित होकर कहते हैं, बहुत दुखी होकर कहते हैं कि ये हमें लोकतंत्र सिखाएंगे, ये कांग्रेसी उनको लोकतंत्र सिखाएंगे, जयप्रकाश को लोकतंत्र सिखाएंगे। इन लोगों को शर्म नहीं आती। देखिए शब्द सबका जो प्रयोग किया है अपने भाषण में, शर्म नहीं आती। लोकतंत्र की बात करते हुए क्या लोकतंत्र में जनता को शांतिपूर्ण प्रदर्शन या सभा करने का अधिकार नहीं है? तो बच्चों याद रखिए, हमारे संविधान में 1950 से जब संविधान लागू हुआ उसमें यह बात स्पष्ट है कि आप शांतिपूर्ण आंदोलन, क्या कहते हैं, आंदोलन के साथ साथ है जो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, वो करने का हर किसी को अधिकार है। तो जब जनता को इस बात का अधिकार है तो ये किस मुंह से कह रहे हैं कि ये छात्र आंदोलन जो है देश के लिए खतरा बन गया है, लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है। अब क्या कहते हैं, उनका विचार देखिए। क्या लोकतंत्र में ये बातें होंगी, जनता के प्रतिनिधि होकर किस हैसियत से लोग जनता को रोकते हैं? यानी जनता का प्रतिनिधि हैं ये MLA MP जो भी हैं सरकार में, वो जनता के प्रतिनिधि, जनता का नौकर है, जनता का सेवक है। किस हैसियत से ये बात बोल रहे हैं, भाषण में ये कह रहे हैं, है ना? शर्म से डूब जाना चाहिए इनको। भाषण में ये कह रहे हैं शर्म से डूब जाना चाहिए इन लोगों को। इनकी दृष्टि में अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो ये लोग जो जनता की शांति के कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, वे असली मायने में जो लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, अर्थात सरकार का अंग, वे डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं। हम नहीं, हम तो जन आंदोलन कर रहे हैं, जनता को जगा रहे हैं, जनताओं के लिए काम कर रहे हैं, हम कैसे दुश्मन हो सकते हैं? तो ये लाइन आपको बच्चों
सप्रसंग व्याख्या में पूछा जाता है, आप इसको अंडरलाइन कर लें, कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग जनता के शांति के कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं और उन पे लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। अगर यह सप्रसंग व्याख्या पूछता है बच्चों, तो आप इजी वे में क्या करेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के संपूर्ण क्रांति से ली गई है। इसके भाषण देने वाले, यानी कि इसके जो मुख्य भाषण का अंश है, वो भाषण देने वाले कौन थे? जेपी थे, जयप्रकाश नारायण थे। वे अपने शब्दों में कहना चाहते हैं, उसके बाद अपना वर्णन कर दीजिए। अब आगे की पंक्ति में है बच्चों कि कुछ लोगों ने जयप्रकाश जी को बताया था कि कांग्रेस वाले उनके विरोध को नेहरू तथा इंदिरा के व्यक्तिगत विरोध के रूप में प्रचारित कर रहे थे, कि उनको व्यक्तिगत दुश्मनी है नेहरू जी से और इंदिरा जी से, इसलिए वो गलत प्रचार कर रहे थे। कि वो जैसे अभी कुछ भी होता है तो बच्चों मोदी पे कटाक्ष होता है, मोदी ने ऐसा किया, मोदी ने वैसा किया। क्या आपको राजनीति क्या थोड़ी सी भी जानकारी है? अगर है तो क्या सही है क्या गलत है ये आप जानते होंगे। किसी पार्टी विशेष पर आप मत जाइए, आप अपना विचारधारा क्या सही है क्या गलत है इसको आपको पता होना चाहिए, और होना ही चाहिए बच्चों। तो चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, अभी आज भाजपा की सरकार है जिसके मुखिया मोदी हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन है, फ़र्क इससे पड़ता है कि उसकी नीति क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है, क्या उससे हमें कल्याण मिल रहा है, क्या उनके द्वारा किए गए कामों को हमारे तक पहुंच रहा है, उनके द्वारा किए गए कार्य हमारे जन तक आ रहा है। अगर आ रहा है तो अच्छा काम कर रहे हैं, अगर नहीं आ रहा है तो जन आंदोलन करने की आवश्यकता होगी। जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहे हैं, किसान आंदोलन हो या जो भी आंदोलन हो, क्या सही है क्या गलत है बच्चों, हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि राजनीति की बात हो जाएगी, और राजनीति की बात हम नहीं चाहते हैं कि हो जाए। आइए आगे चलते हैं कि इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं, यानी जेपी कहते हैं कि वही इंदिरा और नेहरू के बारे में, कि उनको व्यक्तिगत रूप से नेहरू या इंदिरा से दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी तो उनके नहीं बल्कि उनकी सरकार के नीतियों से है, उनके व्यवस्थाओं से है। जनताओं के त्राही माम कर रही हैं, उनको जो कष्ट हो रही है उनके साथ उनके हमदर्दी है। उनको क्यों दुश्मनी होगी, व्यक्तिगत दुश्मनी नेहरू से और फिर इंदिरा गांधी से, ये बातें नहीं हैं। और फिर कहते हैं जयप्रकाश की दृष्टि में भ्रष्टाचार का मूल कारण कहते हैं कि चुनाव का खर्च है। राजनीतिक पार्टियां चोरों और कालाबाजारियों से चंदा के नाम पर धन लेती है और चुनाव में बेशुमार खर्च करती हैं। बस जो बेशुमार मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक खर्च करना, बेशुमार खर्च करना। तो चुनाव एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें लाखों करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, और वो जो राशि है पार्टी लोग, ये पार्टी करो कांग्रेस भाजपा या जो भी पार्टी हो, जेडीयू आरजेडी जो भी पार्टी है, वो चंदा की राशि, अब जनताओं से चंदा की राशि, उनके समर्थकों से चंदा की राशि लेते हैं, और तब जाके करोड़ों करोड़ों रुपया चुनाव में उड़ जाते हैं। चुनाव हमारे देश के लिए या किसी भी देश के लिए एक अहम प्रक्रिया है जो होना जरूरी है, लेकिन अगर वो प्रक्रिया भ्रष्टाचार से हो, अगर वो प्रक्रिया चोरों डकैतों और बेईमानों के हाथों में को जिताने के लिए हो, तो मुझे लगता है वो चुनाव गलत है। उससे अच्छा तो राजतंत्र है कि राजा का बेटा राजा होते जाए, तो चुनाव के खर्चा भी बचे और फिर आगे का काम भी, विकास का काम भी हो। आगे जयप्रकाश नारायण जो है अपनी जो विचार प्रस्तुत करते हैं उस मैदान पे, वो सुनिए। कि चुनाव के बारे में कह ही दिया कि ये बेशुमार खर्च का एक मात्र साधन है, इस पर बहुत ज़्यादा सरकार खर्च करती हैं। जो चुनाव का समय आता है तब पता चलता है कि कितने जो है लोग इससे त्रस्त हो जाते हैं। अरबों खरबों रुपया जो है मतलब तुरंत मिनटों में उड़ जाता है चुनाव खर्च से। और कहते हैं कि ऐसी स्थिति में गरीब और योग्य चुनाव लड़ नहीं पाते, सच में लड़ नहीं पाते। जो गरीब तबके के लोग हैं वो गुंडा मवाली और
जो डकैत गुंडा वगैरह सब हैं उनसे कैसे लड़ पाएंगे। वो MLA को देखिएगा, वो ऐसे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जो नहीं जाना चाहिए। बहुत पैसा खर्च करने वाले से जो है भ्रष्टाचार होता है, और बहुत पैसा खर्च करके जब वो जीत के जाते हैं तो वह अपना पैसा निकालने के लिए गरीबों के फंड से पैसा मारते हैं बच्चों। तो भ्रष्टाचार है। इसी पर जयप्रकाश नारायण का भाषण था आधारित। और फिर कहते हैं कि आज स्थिति यह है कि हर स्थल पर घूस का व्यापार है और उसके बिना जनता जो है जनता के साथ जो है अन्याय किया जा रहा है। घूस के कारण से जनता त्रस्त है। तो आज भी घूस है, कल भी घूस था बच्चों, परसों भी रहेगा। लेकिन क्या हमारा और आपका फर्ज नहीं है कि हम इस राजनीति को साफ़ सुथरा बनाएं और लोगों को एक अच्छा जीवन मुहैया कराएं? आपकी नहीं, आपकी जिम्मेदारी। आपको भी कल को एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में जब एक अच्छा संस्कार होगा, एक अच्छा ईमानदारी आएगी, अच्छी ईमानदारी आएगी, तो आप एक अच्छे नेता को चुन सकेंगे। इसी क्रम में जयप्रकाश नारायण इस बात का उल्लेख करते हैं कि मेरे बारे में बुद्धिजीवियों ने यह भ्रम फैलाया कि मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूँ। दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना मेरा लक्ष्य नहीं है। दल विहीन मतलब बिना दल के, ये कुछ लोग कह रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, है ना। लेकिन इस आंदोलन के प्रसंग में मैं अपनी इसकी चर्चा नहीं की है। फिर भी केवल कम्युनिस्ट भाइयों का भ्रम दूर करने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि लेनिन तथा कार्ल मार्क्स के दोनों के अनुसार दल विहीन लोकतंत्र साम्यवाद के मूल उद्देश्यों में से हैं। लेनिन और इसका क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स के जो साम्यवादी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है दल विहीन शासन। मेरा वह उद्देश्य नहीं है, मैं उनको फॉलो नहीं करता। जैसे जैसे साम्यवाद बढ़ेगा, लोग मानते हैं जैसे जैसे साम्यवाद बढ़ेगा, साम्यवादी मतलब सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाही टाइप का लोग मतलब सरकार आए, मैं वह नहीं चाहता। वर्तमान आंदोलन के विषय में उनका दृष्टिकोण यह था कि केवल विधानसभा के विघटन के लिए यह आंदोलन नहीं है। छात्र आंदोलन केवल विधानसभा इससे विघटित हो जाए ये नहीं है। पूरा देश में एक तब्दीली आए, एक बदलाव आए, लोग जगे इस आंदोलन से, इस संपूर्ण क्रांति से। और क्या हो कि इस अधिकार के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने जन भावनाओं के लिए, अपने जनता के कल्याण के लिए, जनता के लिए वो मतदान की विधि का एक अलग व्यवस्था करें जिसमें सब गरीब अमीर सब भाग ले सके और जन आकांक्षा के विरुद्ध, जन आकांक्षाओं मतलब जनता के इच्छाओं के साथ या इच्छाओं के विरुद्ध जो है वो कोई काम ना करे सरकार। और अंतिम स्टंजा में उनकी प्रशंसा को सुनिए, उनके प्रसंग को सुनिए, क्या कहना चाहेंगे कि इसी प्रसंग में जयप्रकाश ने छात्र संघ समिति के सदस्यों के कर्तव्य का भी उल्लेख किया है। छात्र संघ जो लड़ाई कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, छात्र संघ के नेता थे जयप्रकाश, लेकिन उसमें जितने भी हजारों लाखों लोग थे वो जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि उनका कहना है कि संघर्ष समितियों यानी कि वह जो संघर्ष कर रही हैं अभी, केवल आंदोलन और प्रतिनिधि वापसी के अधिकार की लड़ाई तक, यानी कि आंदोलन की वापसी तक आप अधिकार वापसी की लड़ाई तक आप इसको ना छोड़ें। उनका काम हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना है। उस छात्र आंदोलन में को बढ़ावा देने के लिए करें कि हर एक अन्याय जो सरकार कर रही है जनताओं पे, उसके विरुद्ध लड़ना उनका अधिकार है। सरकार के कामकाज पर नज़र रखना और जनता को अन्याय से बचाना तथा उन्हें उनका हक दिलाना उनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, उनका मुख्य काम होना चाहिए। सभी जो छात्र संघ हैं, छात्र समितियां हैं, उनका ये निर्दलीय संघर्ष समितियां जो किसी दल के नहीं हैं, स्थायी रूप से कायम रहेंगे और केवल लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे सामाजिक, आर्थिक और नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ये उनका अंतिम जो स्टंजा हमने लिया है बच्चों, उनसे था। यानी कि हम सिर्फ, यानी छात्र जो संघ है, संघर्ष समितियां हैं, वो सिर्फ यहाँ ये आंदोलन के वापसी तक ही काम नहीं करेंगे। हम इनके लोगों के कल्याण के लिए, उनके साथ अन्याय न हो, सभी आवाज़ को उठाने के लिए वो सिर्फ आर्थिक, राजनीतिक या सिर्फ नैतिक कर्तव्य ही नहीं, जबकि एक संपूर्ण क्रांति को फैलाने के लिए वो महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। बच्चों,
इन्हीं शब्दों के साथ यह जो पाठ है, यह क्या कहते हैं सारांश है, यह ख़त्म होता है। और मुझे उम्मीद है इस पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे आपको एक एक प्रश्न ईजीवी में याद हो जाएंगे। तो आइए हम आपको ये जो है समय ख़त्म हुए क्या कहते हैं आपको सारांश, इस पर महत्वपूर्ण जो प्रश्न है बच्चों, मैंने 2-3 जो प्रकाशन 3-4 प्रकाशन का जो महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछे जाने वाले हैं उसको मैं गैस कर देता हूँ। आप अपना या तो कोई भी ऑब्जेक्टिव हो उसको निकालिए, उसमें चिन्ह मार लीजिए, जो प्रश्न नहीं मिले उसको लिख लीजिएगा। आइए 2 से 3 मिनट और हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा इसमें समय नहीं देंगे। और महत्वपूर्ण प्रश्नों का दौर कल फिर हम लोग लेके आएंगे। इस चैप्टर से संबंधित और भी चैप्टर को मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखूंगा और उसको तैयारी भी करवाने की कोशिश करूंगा। इसमें सबसे पहले मैं प्रश्न लेता हूं, पहला नंबर में जो क्वेश्चन होगा वो है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो याद होना चाहिए 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। दूसरा प्रश्न लेते हैं महत्वपूर्ण, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण का तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थल कहाँ था। तो सिताब दियारा के गांव में उत्तर प्रदेश में जो स्थित है। अभी बलिया और उत्तर प्रदेश के बीच का क्षेत्र जो है वो जिला पड़ता है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम पूछा जा चुका है, बाउल था। क्या था? बाउल। जयप्रकाश नारायण के को जो लोग हैं वो किस रूप में जाने जाते थे, यानी वो किस नाम से लोकप्रिय थे। तो लोक नायक, लोगों के नायक कहे जाते थे। छात्र संघर्ष समितियों के वो मेन हेड हुआ करते थे। जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, तो वही बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया। तो 1974 में, याद रखिएगा 1977 में सत्ता पलट हुआ था कांग्रेस का, और उसके ठीक 3 साल पहले आंदोलन शुरू हुआ था, यानी 1974 5 जून 1974 ईस्वी को। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के राइटर कौन है। तो जयप्रकाश नारायण। वो कविता भी लिखे, निबंध भी, डायरियाँ भी लिखी। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। 2 पुरस्कार मिले थे अपने जीवन में। एक मैग्सेस पुरस्कार जो विश्व लेवल पे दिया जाता है, और एक मिला था आपको भारत रत्न। भारत के सबसे बड़े पुरस्कार हैं भारत रत्न, वह मिला था 1998 में, और मैग्सेस पुरस्कार मिला था 1965 में। ठीक है बच्चों, 1965 मुझे याद है, एक बार फिर भी मैं कंफर्म हो लेता हूँ। 1965 में, हाँ, समाज के सेवा के लिए उनको मैग्सेस सम्मान पुरस्कार मिला था। और फिर क्या कहते हैं, संपूर्ण क्रांति का पाठ वाला भाषण के रूप में जो गांधी मैदान में जेपी ने दिया था, वो कब दिया था। वही 5 जून 1974 को। अब आइए, ज़्यादा प्रश्न नहीं लेंगे इसमें से। महत्वपूर्ण 10 से 12 क्वेश्चन आपको याद करते चले जाना है। इसमें से क्वेश्चन एक ले रहे हैं हम, जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के विचारक थे। ऑप्शन में है कृष्णतावादी, संकीर्णतावादी, साम्यवादी या पूंजीवादी, समाजवादी। साम्यवादी नहीं, समाजवादी, समाज से जुड़े हुए लोग थे, तो आप कहेंगे समाजवादी। आंसर होगा सी, समाजवादी। ये प्रायः पूछा जाता है बच्चों, पूछे जाते हैं, इसको याद रख लेंगे। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। कुछ कांग्रेसियों ने उनको किसका दलाल कहा, तो रूस का दलाल। ये जो लेनिन है, ये जो कार्ल मार्क्स थे विचारधारा, कार्ल मार्क्स का जो विचारधारा साम्यवादी विचारधारा था, वो कहाँ के थे, तो वो रूस के थे, इसलिए उनको रूस का दलाल कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिली। 1998 में मिली थी उनको भारत रत्न की उपाधि। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था। तो आप कहेंगे बच्चों डॉक्टर का नाम डॉक्टर रहमान था। कौन था, उनके स्वास्थ्य का जो निगरानी रखते थे वो थे डॉक्टर रहमान। पिता का और माता का नाम आपको याद ही होगा। पिता का नाम जो था वह हमने बताया था हर्षुद दयाल, और माता का नाम फूलरानी। पत्नी का तो प्रभावित ही आपको याद ही होना चाहिए। मुझे लगता है इसके बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। इसको बार बार देख लेंगे, बार बार याद कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से याद होने चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न 1-2 में बच्चों इसमें से आपको याद रखना है। वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो इस प्रकार हैं
कि सबसे पहले आप जो है इस 2-3 क्वेश्चन को इस चैप्टर से याद करें। चैप्टर यह है संपूर्ण क्रांति में से संबंधित बच्चों, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर वे स्वीकार किए थे? एक तो ये प्रश्न आप ले लीजिएगा। दूसरा प्रश्न, अगर आपके पास कोई हेल्प बुक हो, गैस पेपर हो, कुछ भी हो, उसमें चिन्ह मार लीजिए। सबसे भिविया क्वेश्चंस में से एक है जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय। आप परिचय कितना दिन वो अमेरिका में रहा उसको आप संक्षिप्त में उत्तर दें। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा थे रूस के, उसमें क्यों नहीं शामिल हुए? एक ये क्वेश्चन ले लीजिए बच्चों। और आपको मैं इसमें क्वेश्चंस भी करना चाह रहा हूँ, वो है 2-3 प्रश्न को और मैं भी कर देता हूँ, और ताकि आप घर पे पढ़ते रहेंगे इसको, तो उससे क्या होगा कि आपको और इजी वे में महत्वपूर्ण प्रश्न हाथ लगेंगे, अपने से भी पढ़ के जाएंगे तो इजी वे में आपको जवाब आ जाएंगे। ये क्वेश्चन है आपको आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में, ये तो मैंने बताया कि उसके संबंध में आप बताइए। जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन, ये भी प्रवास के दौरान क्या क्या हुआ था अमेरिका में, उसका परिचय दीजिए। उसको प्रभावित कौन कौन सा कारक करते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, उसको भी आप याद कीजिएगा। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? ये भी पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं बच्चों कई बार। दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप इसे जेपी से सहमत है? जेपी से सहमत है? अगर उनके विचार से सहमत हैं, इसे दूर करने के लिए क्या क्या सुझाव देने होंगे? ये आप 4-5 क्वेश्चन, एक तो दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में अंतर या संबंध बताएं। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, ये वाली। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें, है ना। और एक आप इसमें से सप्रसंग व्याख्या याद कर लीजिएगा। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं और उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उस पर लाठी चलाते हैं और गोलियां चलाते हैं। इसको सप्रसंग व्याख्या करिए, इसको आप निश्चित याद करिएगा इस चैप्टर से। और एक अंतिम के आंदोलन के नेतृत्व में संबंध में जयप्रकाश नारायण आंदोलन के जो नेतृत्व किए थे उसमें अपना क्या विचार दिए थे? यही विचार दिए थे कि मैं नेतृत्व नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ मार्गदर्शन करना चाहता हूँ, ऐसा उन्होंने विचार दिया था। बहुत सारी विचारें आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस शब्दों के साथ आज मैं आपको इतना ही इस चैप्टर से पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। फिर से मैं दूसरे वीडियो को लेकर के दूसरे दिन हाजिर हो जाऊंगा। कोशिश करूंगा लाइव क्लास में रेगुलर क्लास हो सके। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से लाइव नहीं हो पाती है, जैसे कल हो गई थी, लाइव में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ आज, लेकिन आज आ गई। तो खैर, आप यूट्यूब पे लाइव हो कि नहीं होगा ही, यूट्यूब पे आप रेगुलर वीडियोज़ देख करके तैयारी करते रहें। आगे का प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के सारे ऑब्जेक्टिव्स और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ के आए और हम आपको उससे फिर आगे बताएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर और नमस्कार।